जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। देखिए, आज की जो टॉपिक है ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना। आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करते हैं कि अपना हमें जो आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं उसमें एक चीज़ बहुत आ रही थी कि सर हमारा जो है एग्ज़ाम समय टाइम मैनेज नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए, टाइम मैनेज के लिए सबसे बड़ा अच्छा सॉल्यूशन होता है कि मैथ पे अच्छी पकड़। अब मैथ को आप कैसे सॉल्व करते हो, ठीक है। तो देखिए, आज मैं आप लोगों को मैथ का एक स्पेशल टाइप का सॉल्यूशन बताऊंगा। आप लोगों को बस ध्यान से देखना है, ऐसा नहीं। और ये क्वेश्चन सारे आपके अभी जो सीटेट हुआ था पेपर 2 उसके सारे क्वेश्चन है, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि ये कुछ ही क्वेश्चंस पे अप्लाई होते हैं। सारे क्वेश्चंस पे हम अप्लाई करेंगे, आपके पेपर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से सारे टीचिंग एग्जाम्स के कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पहले क्वेश्चन को आपको देखते हैं, ठीक है। देखिए, जैसा ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा अपने पेपर में, ठीक है। पेपर 2 में एक क्वेश्चन आया था LCM HCF से, ठीक है। इसमें आपसे कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है और इसका LCM आपको दे रखा है कितना। LCM आपको जो दे रखा है वो 630 दे रखा है। 630 आपको LCM दे रखा है, ठीक है। ये साफ साफ दिख रहा है। कह रहा है तब इन संख्याओं के LCM और HCF का योग क्या होगा, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो देखो, जो मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं उसमें विशेष ध्यान आपको क्या देना है। पहला काम, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। दूसरा काम, सारे चार के चारों ऑप्शन को बहुत गहरी निगाह से देखना है। अब देखना क्या है उस पर फोकस करो। पहली चीज ये देखो कि ऑप्शन कितने कितने गैप पे है। जैसे ये 30 है, ये फिर 300, ये 600, ये 660 है, काफी अच्छा खासा गैप है, ये आपने ऑब्जर्व कर लिया। दूसरी चीज आपको देखनी होती है कि इनकी लास्ट डिजिट क्या क्या पॉसिबल है, क्या क्या दे रखा है। उस पे जब भी क्वेश्चन करो इन चीजों पे फोकस करो, ठीक है। ये आपने देख लिया। अब देखो, मैं इस पे क्या जादुई ट्रिक मैंने थंबनेल पे लिखा हुआ है और मैं अभी आपको दिखाता हूं कि हम लोग उसको कैसे करने वाले हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले ध्यान से देखिए, इसमें दे रखा है LCM आपका 630 दे रखा है, ठीक है ना। एक सेकेंड, कितना दे रखा है, 630 आपका LCM दे रखा है, ओके। और आपसे LCM और HCF का जोड़ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, LCM और HCF का योग पूछ रहा है। और नंबर का अनुपात 3:7 दिया है। इसका अभी मैं कुछ इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं कैसे करूंगा उसका ध्यान से देखो। जरा मुझे ये बताओ, ये LCM 630 है, HCF हमें नहीं पता है, लेकिन उसने LCM और HCF का योग पूछ रखा है। इसका मतलब चारों ऑप्शन यही तो है, LCM और HCF के योग वाले ही ऑप्शन होंगे उसके हिसाब से, ठीक है। अच्छा, अगर मैं मान लूं HCF कुछ भी आता है, अगर मान लो HCF 1 भी आता है, तब भी जो हमारा आंसर होगा वो 630 से बड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सही बताओ। क्योंकि LCM में HCF को जोड़ना है, तो 630 में कुछ भी जोड़ोगे तो आंसर आपका 630 से बड़ा ही आएगा। इससे छोटा तो पॉसिबल नहीं है। HCF कुछ भी हो, 1 हो, 2 हो, 10 हो, 30 हो, कुछ नहीं, हमें नहीं पता है। लेकिन आप बताओ कि 630 से बड़ा नहीं आएगा आंसर। तो ऑप्शन जरा चेक करो, 30 कभी हो ही नहीं सकता, 300 हो ही नहीं सकता, 600 से ये छोटा, 630 से छोटा ये भी नहीं हो सकता। सारे ऑप्शन कट गए, एक ही ऑप्शन आपके पास बचा है जो कि 630 से बड़ा है। ये आपका आंसर हो जाएगा। मजा आया? बताओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत थी। अगर आप लोग मेरे साथ पढ़ के ये सब सीख के गए होते कि ऑप्शन से कैसे किया जाता है, ये सारे तरीके कैसे किए जाते हैं, तो आप सोचो ये क्वेश्चन का आंसर विद इन 2 सेकेंड में आप कर सकते, 1 से 2 सेकेंड में। आप इसमें लॉजिक लगाइए ना, मैथ तो छोड़िए, लॉजिक लगाइए। देखिए, है ना, LCM से तो बड़ा ही भाई, LCM में HCF को जोड़ने की बात कहा है उसने, तो इसका मतलब 630 से बड़ा ही आंसर आएगा। और एक ही ऑप्शन है जो 630 से बड़ा है, वो है 660, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक। अच्छा, तो ये तो एकदम शॉर्ट हो गया। देखिए, इसीलिए मैं कह रहा था हम लोग थोड़ा अलग था। आपने इतना टाइम हो गया, पेपर हुए लगभग हफ्ता 10 दिन, आप लोगों ने बहुत सॉल्यूशन देखे होंगे, ठीक है। एक बार आप ध्यान से एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते जाओ, आपको पक्का मजा आएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। इसका एक सॉल्यूशन और भी मैं करवा सकता हूं, क्या, जरा ध्यान से देखो। अगर ये LCM रहा, ये HCF रहा, ये आंसर जो है सारे LCM HCF के योग के बराबर है। इसका मतलब अगर 630 में से यहाँ 30 घटा दे तो ये 600 आएगा, ठीक है ना। ये HCF निकलेगा, इस मतलब इस ऑप्शन से ये HCF निकलेगा, इस वाले ऑप्शन से आपको 330 HCF निकलेगा, इस वाले ऑप्शन से आपका 30 HCF निकलेगा, इससे आपका 60 HCF निकलेगा। 60 नहीं बल्कि 630 में से 600 चला गया 30, और 660 में से 630 गया
ये अलग थोड़ा आएगा। अच्छा हाँ, यहाँ पे भी 30 आएगा, ठीक है ना। तो अब एक काम और कर सकते थे आप कि अब इस सारे से एलसीएम को डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, जो कट करेगा वो आंसर होगा। एक ये तरीका है, लेकिन मैं किससे करने को आपको सजेशन दूंगा, मैं क्योंकि मैंने आपको बोल रखा है कि आप लोगों का टाइम मैनेज कराना मेरी जिम्मेदारी है मैथ और साइंस में, ठीक है ना। तो देखिए मैथ और साइंस में अगर आपको टाइम मैनेज करना है तो ये सारी चीजें आपको सीख के चलना है। तो आप लोग सीधा ऑप्शन से कर सकते थे 660 इसका आंसर बिना पेन चलाए, ठीक है। चलो आओ और दिखाता हूं आप लोगों को अगले क्वेश्चन पे। सारे क्वेश्चन आपके पेपर के हैं, वरना आप कहोगे कि सर आप खुद से क्वेश्चन बना के लाए हो जो इस तरह से सेट हो रहे हैं, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ा होगा, ठीक है। कह रहा है कि एक पाई चार्ट है, किसी विद्यार्थी द्वारा गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी में प्राप्त अंकों को क्रमशः 90, ठीक है, किससे किससे, गणित का दे रखा है 90, ठीक है, ये गणित का हो गया। मैथ का आपका 90 दे रखा है, ठीक है ना। और क्या कह रहा है 80 गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी 80, 65 और 70। तो ये 50 लास्ट वाला आपका किसका आ गया, अंग्रेजी का, लास्ट में अंग्रेजी है। तो ये आ गया आपका इंग्लिश का, इंग्लिश का नंबर कितना है 50, ठीक है। अच्छा अब क्या कह रहा है कि केंद्रीय कोण वाले त्रिज्यखंडों द्वारा निरूपित किया जाता है यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त कुल 540 अंक थे, वो कोई व्यक्ति है, बच्चा है, 540 नंबर टोटल पाता है, ठीक है ना। तो उसके द्वारा गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का अंतर पूछा है। तो अब देखो हम गणित और अंग्रेजी का अलग नहीं निकालेंगे, सीधा इसका अंतर निकालो। 90 में से 50 गया 40, तो 40 डिग्री आपका जो है, हाँ 40 डिग्री इनका अंतर आ गया गणित और मैथ का। इसी में पूछ रहा है कितना नंबर उसे मिलेगा, 40 डिग्री के लिए कितना नंबर मिलेगा। अब देखो उसने ये आपको साफ साफ दे रखा कि 540 जो है, 540 ये टोटल नंबर का सम है। तो 540 अगर पाई चार्ट बनाते हैं तो टोटल एंगल 360 होता है, इसका मतलब 540 आपका 360 डिग्री के बराबर है ना। जीरो से जीरो अगर हमने हटा दिया तो 54 नंबर, मान लो 36 डिग्री आ रहा है कितने पे, 36 डिग्री आपको मिल रहा है 54 नंबर पे, ठीक है ना। 36 डिग्री है आपका 54 नंबर पे, तो मुझे बताओ 40 नंबर पे कितना आएगा, कितनी डिग्री है, सॉरी हाँ 40 डिग्री पे कितना आएगा। 36 डिग्री थी तो नंबर बन रहे थे 54, 54 नंबर बन रहे थे, डिग्री 40 हो गई तो नंबर कितना होगा। अब मुझे एक बात बताओ, लॉजिक लगाते हैं, मैं सॉल्यूशन पे नहीं जा रहा अभी, लॉजिक लगाते हैं क्या करता है। जब डिग्री 36 थी तो नंबर 54 था, जब डिग्री और बढ़ेगी तो नंबर तो बढ़ेगा ना, 54 से तो बड़ा ही आंसर होगा कि नहीं होगा बताओ। जब डिग्री 36 से 40 के पास जा रही है तो जो नंबर है वो 54 के प्लस में आएगा। तो 30 तो हो ही नहीं सकता, ये 54 से छोटा, 40 भी नहीं हो सकता, 50 भी नहीं हो सकता, एक ऑप्शन बचा 60। बताओ कहीं पे यहाँ कैलकुलेशन करने की जरूरत थी। आप लोग कहते हैं कि सर टाइम की वजह से मेरा पेपर छूट गया। ये सारे क्वेश्चन एक एक 2-2 सेकंड में आप कर सकते थे अगर आप ये सारी चीजें सीख के गए होते। तो आप लोगों को पता है, मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो गड़ी हुई निगाह से देखो कि ऑप्शन क्या दे रखा है और उसमें दिमाग लगाओ। हर जगह सॉल्यूशन करना जरूरी नहीं होता, सीधा ऑप्शन पे अटैक करो, ठीक है ना। चलो समझ गए ये कैसे आया, 60 आएगा। आप लोग को आंसर याद भी होगा अगर आप लोग मैच कराए होंगे, बहुत जगह से सॉल्यूशन भी देखा होगा, मेरा भी सॉल्यूशन देख लीजिए। मजा आए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि किसी भी टीचिंग एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, मैथ में एकदम ऐसा बना दूंगा, मैथ और साइंस में, कि आप लोग भी याद रखोगे कि हाँ कोई टीचर मिला है, ठीक है। चलो आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये दे रखा है, क्या कह रहा है इसमें कह रहा है किसी त्रिभुज ABC की भुजा AB पर M एक बिंदु है, ठीक है ना, एक बिंदु है, इस प्रकार स्थित है कि AM बराबर BM बराबर CM है, यदि कोण A और B क्रमशः X और 70 डिग्री है। तो पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं और AB पर M बिंदु दे रखा है, ठीक है। ये लो त्रिभुज बना लिया हमने A, B और C, ठीक है ना। चलो अब कह रहा है AB पे कोई एक बिंदु M है, यहाँ पे हमने एक बिंदु M ले लिया। इसमें बनाने में थोड़ा सा टाइम ले लो कोई बात नहीं, लेकिन अभी सॉल्यूशन देखना कैसे करना है। M हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या कर रहा है AM मतलब ये साइड और BM मतलब इधर वाला साइड और बराबर CM, इसको मिला दिया इसने। ये तीनों साइड आपस में बराबर है, किसी को कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। कह रहा है कोण AB क्रमशः X और 70 है। A अगर X है, ये बोल दिया X है, और B आपका 70 है, ठीक है ना। तो आप सबको ये बात पता होगी। एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं, रुको एक सेकेंड, एकदम ध्यान से सीखोगे,
सही बता रहा हूं, मजा आ जाएगा आप लोगों को। चलो यहां आ गया। अब देखिए ये अगर 70 है तो अब देखो ये किसी इस वाले त्रिभुज में अगर आ जाए, इस वाले त्रिभुज में, तो ये दोनों भुजाएं बराबर है तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। ये भी आपका 70 का हो गया, ये x का है तो ये भी आपका 70 का हो गया, ठीक है ना। तो चलो आगे क्या पूछ रहा है आपसे, कौन सा कोण पूछ रहा है वो। अच्छा इसने पूछा है 3x + 25 की वैल्यू पूछा है, x निकालना है आपको। ध्यान से देखो ये 70 ये 70 7 7 14 140 हो गया। त्रिभुज के इस वाले त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो 140 180 में से गया तो 40 बचा। ये आपका कोण बच गया कितने का, 40 डिग्री का। तो इधर वाला कितने का बच गया बताओ, 140 का हो जाएगा, तभी तो ये लीनियर पेयर से 180 होगा, ठीक है। ये 140 हो गया। अब इस वाले त्रिभुज में आ जाओ तो 140 और 70, एक सेकंड 7 7 14 140 ये हो गया तो 40 ये बचा, 140 40 180 हो गया। अब 180 ये लीनियर पेयर से भी बनना चाहिए, 140 + 40, ये 70 क्यों है, ये तो x होगा, तभी तो मैं कहा गलत क्यों रहा, यहाँ पे x होगा ना, ठीक है। यहाँ पे आपका x है, ठीक है, ये भी x है। अब ये देखिए ये 140 है और इन दोनों को मिला करके 40 होना चाहिए तभी 180 बनेगा। तो 40 ये अगर दोनों मिला करके हो रहा है, 2x की वैल्यू 40 है तो x आपका साफ साफ दिख गया 20 है, ठीक है। इतना कैलकुलेशन नहीं करना होता, दिमाग में करिए। ये x 20 आ गया तो सीधा यहाँ पे आंसर बताओ, 20 × 60 और 60 में 25 जोड़ोगे 85, 60 20 80 और 5 85, टिक मारो आंसर और फटाक से आगे बढ़ जाओ। मजा आया। आप बताओ क्या क्या दिक्कत आ रही है इसमें, कहीं पे किसी को कोई दिक्कत है, ठीक है। आई होप आसान लग रहा होगा। चलो अब देखो इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखने में बहुत वैसा सा दे रखा है, डरावना सा, बहुत बच्चे कह रहे थे कि सर ये बहुत टफ लग रहा था, अभी हम दिखाते हैं इसको कैसे टफ है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, कह रहा है 10% वार्षिक दर से निवेश की गई धनराशि 2 वर्ष में कितना हो रहा है, 3267। कितना हो रहा है, यहाँ पे बनाता हूं, देखिए 32 और 67 इतना बन रहा है 2 साल बाद, ठीक है ना। मतलब कि मूलधन में ब्याज वगैरह जोड़ने के बाद इतना 3267 बन गया, ठीक है। कह रहा है 10% वार्षिक दर पर निवेश की गई एक धनराशि 2 वर्ष में इतना हो गई, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, जब ब्याज वार्षिक संयोजित था, ठीक है ना, ठीक है संयोजित था, तो उसी राशि पर उसी दर से 2.5 वर्ष के लिए कितना साधारण ब्याज होगा, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ 2 वर्ष के लिए लगाया 10% के हिसाब से, ठीक है ना, पहले साल 10% फिर 10%, लेकिन यहाँ पे जो ब्याज लगेगा वो चक्रवृद्धि लगेगा लगातार। देखिए हमने आपको बताया था 2 लगातार प्रतिशत में वृद्धि के फार्मूले, नेट वैल्यू कितना आएगा, एक बार 10%, दूसरा फिर 10%, तो टोटल इसका नेट कितना आएगा, इसके लिए हमने सक्सेसिव आपको पढ़ा रखा है। सक्सेसिव क्या होता है, 10 + 10 कीजिए, ठीक है, प्लस 10 × 10/100 कर दीजिए, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट गया, 10 10 20 और ये 1 21, तो टोटल जो इंक्रीमेंट आएगा उसे 21% का आएगा, ठीक है ना। अगर आप लोगों को डाउट है ये 21 कैसे आया है, तो देखिए ये सक्सेसिव मेथड होता है जब 2 लगातार बढ़ोतरी होती है। तो अगर मान लो एक x% वृद्धि और एक y% वृद्धि होती है, तो इसका लगातार जो आता है x + y + xy/100 से ये इसका नेट आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको आना चाहिए। अगर नहीं पता है तो गणित का महापैक मैंने स्टार्ट किया है, उसको फॉलो कीजिए, आप लोग सब सीख जाओगे, ठीक है। अब देखो 2 साल का ब्याज कितना हो गया, 21% हो गया, 10% वार्षिक के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज इसका कितना हो गया, 21% हो गया। तो कह रहा है 2 वर्ष के बाद जो धन है, अमाउंट है, वो बना कितना है, 3267 रुपया बना है। तो एक बात बताओ ये कितने प्रतिशत के बराबर है, 3267। इसमें मूलधन भी जुड़ा हुआ, मूलधन अपने आप में 100% होता है। मूलधन कितना होता है अपने आप में, 100% होता है, और उसमें 21% ब्याज भी जुड़ा है। इसका मतलब ये अपने आप में 121% की वैल्यू है कि नहीं है, बताओ, दिमाग लगाओ। ये धनराशि जो है मूलधन प्लस ब्याज के बाद है, तो इसका मतलब 21% ब्याज भी है और मूलधन अपने आप में 100% होता है। तो इसका मतलब 3267 जो है 121% की वैल्यू दे रखी है। देखो मैं सिखा रहा हूं आपको इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज ये 5 सेकंड का आंसर है, ठीक है। 121% की वैल्यू इतना दे रखा है आपसे। अब आपसे कह रहा है आगे पढ़ो, जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है उसी राशि पर दर कितना दे रखा है, उसी दर पर, मतलब 10% से ही 2.5 वर्ष में कितना साधारण ब्याज लगेगा। अच्छा बताओ, साधारण ब्याज है 10%, 1 साल का है, तो 2.5%, 2.5 साल का कितना हो गया, 10 दूनी 20, 20% और आधा साल का 5%, टोटल लगेगा 25%।
ठीक है ना। तो आपसे यही ब्याज केवल पूछा है, तो 25% की वैल्यू आपसे पूछ रखा है, कितना होगा। अब देखो साफ साफ 21% की 121% की वैल्यू इतना है, तो 25% की वैल्यू कितना आ जाएगी। ठीक है, चलो मैं इसको करता हूं। अभी देखो सोल्यूशन भी करवाऊंगा आप लोगों को अच्छे तरीके से, आप भी याद रखोगे कि किस तरह से सोल्यूशन करा जाता है। ठीक है ना, देखो रुक जाओ, अब सीधा सॉल्यूशन पे अटैक करते हैं इसके। एक सेकंड का, हाँ देखो हमें दे रखा है 121% की वैल्यू दे रखा है आपको, कितना 3267, ठीक है ना। और आपको चाहिए कितना 25% की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना, कोई बात नहीं है। अच्छा अब मुझे जरा बताओ ये इसका कितने गुना है, ये जरा ध्यान से देखो। डिविजिबिलिटी रूल का इस्तेमाल मैं कैलकुलेशन में करवाऊंगा कैसे। देखिए 7 2 9 और 6 3 9, ये 11 से कटेगा तो ये भी 11 से कटेगा, ठीक है ना। 121 11 से कटता है, तो चलो 11 से काटते हैं, जरा 11 से इसको काटो। 11 दूनी 22, 11 तिया 33 हो जाएगा, 11 दूनी 22, फिर बचा आपका 22 और 10 106 हो गया, 11 9 99 हो गया, 7 बचा, 11 7 77, इतना आ गया। ये 11 बार में चला गया। फिर से देखो 7 2 9, फिर से ये 11 का डिविजिबिलिटी अभी भी फॉलो हो रहा है, तो इसको काटिए। 11 1 में 11, 11 दूनी 22, 11 7 77, ठीक है। इसका मतलब ये इसका 27 गुना आ रहा है, तो 25 का 27 गुना कर दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। अब देखो अभी भी और आपको दिमाग क्या लगाना है। 7 5 35, लास्ट में तो 5 दिखेगा, 35 का 5 आएगा, तो लास्ट में 0 ये कट गया, आंसर नहीं हो सकता। ये भी 0 है, ये भी नहीं हो सकता। इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा आपका, 625 होगा या 675 होगा। अब देखो क्या कैलकुलेशन करने जाओगे, 25 और 27 गुणा भी मत करो। जब 625 कब आता है, जब 25 इंटू 25 होता है, सबको पता है, तब 625 आता है। लेकिन ये बड़ा है, ये 27 से गुणा है, ये ऑप्शन भी कट गया। एक ही ऑप्शन बचा आपका, 675 आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। मजा आया, लग रही है थोड़ा जादुई सी, ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन सबको टफ लग रहा था कि कैसे कैसे कैलकुलेट करना था। जो ध्यान से देख रहा होगा उसे समझ में आ गया होगा कैसे करना है, ठीक है। आओ और सिखाते हैं आप लोगों को थोड़ा सा। ये क्वेश्चन ओवरलैप कैसे कर रहे हैं, रुक जाइए। एक सेकंड का टाइम दीजिए, थोड़ा क्वेश्चन एडजस्ट कर लूँ। हाँ चलो ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये 33 वाले में देखो, इसमें कह रहा है पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण पी आर क्यू एस परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं, ठीक है ना। ओके, यदि OP बराबर इतना, अच्छा देखो समांतर चतुर्भुज एक बना लो, इतना टाइम बस जाना चाहिए कि आपको नजर आने लगे सब कुछ, ठीक है ना। ये आ गया आपका PQRS। अब इनके आगे क्या कर रहा है, PR और QS इनके विकर्ण है। PR इसको मिला दो और QS इसको मिला दो, ठीक है ना। ये विकर्ण है, ये किस पे कट कर रहे हैं, O पॉइंट पे कट कर रहे हैं। अब क्या दे रखा है, OP दे रखा है आपको 7, x प्लस 7, O से P आपको x प्लस का 7 दे रखा है, ठीक है। और OQ आपको दे रखा है x प्लस वाई, OQ ये दे रखा है x प्लस का y, ठीक है ना। अब OR आपको 20 दे रखा है, OR आपको ये 20 दे रखा है, ठीक है। और क्या दे रखा है, OS 16 दे रखा है, ये वाला 16 दे रखा है, ठीक है। अब देखो थोड़ी बहुत अगर आपको बेसिक नॉलेज, और आपसे पूछा कितना 7y प्लस 5, ठीक है। अगर आपको बेसिक नॉलेज हो तो ये समानांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब x प्लस वाई की वैल्यू 16 आएगी और x प्लस 7 की वैल्यू 20 आएगी। तो इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। अगर x प्लस 7 बराबर है 20 के, तो x कितना आ जाएगा बताइए, ये इधर चला जाएगा 20 में से, x आपका 13 आ जाएगा। 20 में से 7 घट गया ना, तो x बराबर आपका 13 आ गया। अरे देखो इसको बराबर किया आपने, 7 इधर गया माइनस हो गया ना, तो 20 में से 7 गया, 13 आ गया x की वैल्यू। अब देखो यहां पे x की वैल्यू अगर आपने 13 रख दिया, ठीक है, और ये रहा 16, तो 13 प्लस वाई, यहां पे देखो 13 प्लस वाई, क्योंकि x प्लस वाई बराबर 16 था, 13 प्लस वाई बराबर 16 ले लो, ये 16 के बराबर हो गया, ठीक है ना। अरे एक तो फोटो पे भी पेन नहीं चलती, देखो ये 16 के बराबर हो गया। अब आप y निकाल लो यहां से, तो जब ये 13 16 में से माइनस होगा तो y आपको दिख गया होगा, 3 आएगा, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, 3 आ गया ना। अब आपसे पूछ क्या रहा है, इसने इसकी वैल्यू पूछ रहा है y 7y, 7 तिया 21, 5 26, सीधा सीधा आंसर मार दो। कितना टाइम लगा आपको, अगर आप लोग, मैं अगर पेपर में कर रहा होता ना 5 सेकंड या 10 सेकंड ज्यादा से ज्यादा,
ठीक है ना, मैं आधी चीजें यहीं कर लेता, मैं तो ये भी नहीं बनाता। ठीक है, समझ गए। चलो और सिखाता हूं, इसमें भी देखो थोड़ा कितना शॉर्ट कर सकते हैं हम लोग सोल्यूशन। टाइम इसी तरह से देखो बचाया जाता है, इसी तरह से टाइम जो है मैनेज किया जाता है। कि जो आप लोगों के शिकायतें आ रही थी कि टाइम सर नहीं बच रहा है, टाइम की वजह से गलत हो रहा है, तो देखो अगर मैथ को शुरू से फॉलो कर लोगे, जो मैं सिखा रहा हूं आपको इस चैनल पे, किसी भी टीचिंग एग्जाम्स को दे लेना, टाइम का तो इशू आएगा ही नहीं आपको, खासकर मैथ में ही सारा टाइम आप बचा लोगे अपना। ध्यान से देखो क्या कह रहा है, इसमें कैसे करोगे सॉल्यूशन। कह रहा है अरुण वरुण से 3 वर्ष बड़ा है, ठीक है। कह रहा है 8 वर्ष पहले, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। 8 वर्ष पहले अरुण वरुण की आयु का 5/6वां भाग और वरुण की आयु के 3/5वें से 6 अधिक था, ठीक है। यदि वरुण की वर्तमान आयु x है, लो ये रहा अरुण, ये रहा वरुण, यहां पे दे दिया अरुण की वर्तमान आयु x है, सॉरी किसका, वरुण की, x ले लिया हमने, ठीक है, ओके ठीक है, यहां पे ले लिया। अब अरुण कितना है, अरुण वरुण से 3 वर्ष बड़ा है, तो ये हो गया x+3, इतना काम कर लिया आपने, ठीक है। किसी को कोई डाउट नहीं यहां तक। चलो आगे क्या कह रहा है, 8 वर्ष पहले, जैसे कहा 8 वर्ष पहले, इसमें से भी 8 घटा दो और इसमें से भी 8 घटा दो, ठीक है। तो ये बन गया आपका x-3 बन जाएगा आपका, x-8 में से 3 गया 5, x-5 ये हो गया अरुण की आयु, और x-8 ये हो गया। आगे पढ़ते जाओ, जैसा जैसा कह रहा है वैसा करते जाओ। कह रहा है 8 वर्ष पहले अरुण की आयु का 5/6वां भाग, अरुण की आयु ये रहा, इसका 5/6वां भाग बराबर हो जाता है वरुण की आयु के 3/5वें से, 3/5वें से +6 कर दो। बस इतना कर लिया। अब सीधा अपना अटैक करो ऑप्शन पे। देखो x-5 कहां 5/6 से गुणा में है, 5/6 से x-5 यहां गुणा में है, 5/6 x-8 से काट दो, 5/6 x-8 काट दो, 5/6 x-8 काट दो, हमारा कितना आना चाहिए, 5/6 गुणा होगा केवल x-5 पे, जहां दिख गया आंसर मार दो, ठीक है, समझ गए। तो ये सारे छोटे छोटी चीजें बहुत काम आती, ये आप लोग अगर अप्लाई करते ना तो आप लोगों को पता चल जाता है कि मैथ कैसे सॉल्व करा जाता है, ठीक है। चलो और दिखाता हूं आप लोगों को, देखते जाओ, पूरा पेपर सॉल्व करा दूंगा। और ऐसा नहीं कि मैं ये आप लोगों को कभी ये लगे कि नहीं सर तो अपना क्वेश्चन ले, मैं पेपर का क्वेश्चन लिया हूं, आपके सामने पढ़ा हुआ सारा आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। अब देखो आगे क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है किसी लंब वृत्तीय बेलन, इसको रुको थोड़ा बड़ा करता हूं क्वेश्चन को, ठीक है, दिख रहा है क्वेश्चन। चलो देखो क्या कह रहा है, किसी लंब वृत्तीय बेलन, ठीक है, की ऊंचाई आधार की त्रिज्या क्रमशः 9 और 6 है। तो देखिए एक बेलन है, सिलेंडर है, ठीक है, जिसकी हाइट और रेडियस दे रखा है आपको, ठीक है, हाइट दे रखा है, लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या क्रमशः 9 और 6 है। ऊंचाई 9 है, त्रिज्या आपकी 6 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पहली कंडीशन होगी। कह रहा है यदि आधार की त्रिज्या आधी कर दी जाए, S2, दूसरी कंडीशन आ गई, आधार की त्रिज्या आधी मतलब त्रिज्या को 3 कर दिया, ठीक है, आधार की त्रिज्या को आधी कर दी जाए और ऊंचाई को, हाइट को 3 बढ़ा दिया जाए, तो 12, 9 3 12 हो गया ये, ठीक है ना, इसको बढ़ा दिया। ये पहली कंडीशन हो गई, ये दूसरी कंडीशन हो गई। अब आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि वृद्धि कर दी जाए तो निम्न में से कौन से बेलन के नए आयतन के लिए, नए आयतन मतलब इस वाले का आयतन इसके कितने कंपैरिजन में है उसके लिए तुलनात्मक होगा। तो पहले आयतन निकालते, पाई r स्क्वायर, r1 स्क्वायर h1 बटा पाई r2 स्क्वायर h2, पाई से पाई यहीं कट गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वैल्यू रखो, r1 इसका 36 हो गया, 36 गुणा h1 कितना आ गया 9 बटा दूसरे नए वाले का आयतन नीचे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। नए वाले का आयतन कितना आ जाएगा, अच्छा रुको, इसको यही ये वाली चीजें यहाँ लिखते हैं, रुक जाओ थोड़ा सा, यहाँ देखो पाई, तो पाई लिखो ही मत, कांस्टेंट टर्म को लिख, इसमें पाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि ये तो कट ही जाएगा, ठीक है। सीधा लिखो r1 स्क्वायर h1 बटा r2 स्क्वायर h2, ठीक है ना, ये आ गया बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 36 गुणा 9 और नीचे कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 3 त्रिक 9 गुणा 12, फोटो इधर करो, ये आ जाएगा आपका 9 गुणा में 12, ठीक है ना। चलो इतना आ गया, ये पहले का आ गया आयतन, ये लास्ट वाले का नए का आयतन, नया आयतन, ये नीचे वाला नया आयतन है, ठीक है। 9 से 9 देखो यहीं कट गया, 12 3 36, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा,
नए वाले आयतन को अगर यहाँ ले जाओगे तो 3 को नीचे लाना पड़ेगा, तो इसका 1/3 बन जाएगा। तो सीधा सीधा हो गया, जो नया वाले का आयतन है वो पुराने वाले का कितना है, 1/3 है, 1/3 है। तो बताओ, नया आयतन मूल आयतन का 3 गुना नहीं, नया आयतन मूल आयतन का 1/3 होगा। ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बताओ कितना टाइम लगा इसमें। इस तरह से अगर आप लोग करते तो आपका बहुत सारा टाइम बच जाता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसपे आपको पूरा का पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन कुछ जहां पे लग पा रहा है माइंड वहां पे तो लगाओ। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, इसमें कह रहा है इतना है, ये और ये माइनस ये बराबर इतना है, तो आपसे p प्लस क्यू पूछा है। p प्लस क्यू पूछा मतलब इसको तोड़ के इसके जैसा 2 ब्रैकेट में बनाना है। ठीक है, जरा ध्यान से देखो, 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर है, -5 इंटू 2x 5y है। ठीक है ना, तो इसको अगर हम x मानते हैं तो ये भी x हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट आप कर सकते हो। कैसे करोगे, देखिए ये गुणा करो तो -5 आए, सॉरी जोड़ो तो -5 आए, गुणा करो तो -14 आए, तो -7 और दूनी +2। तो इसको ऐसे लिख दीजिए, 12x प्लस 5y का होल स्क्वायर -7 ब्रैकेट में 2x प्लस 5y प्लस 2 और ब्रैकेट में 2x प्लस 5y और -14 ये है ही। मिडिल टर्म स्प्लिट करके इन दोनों में से कॉमन ले लो, इनमें से कॉमन ले लो। इन दोनों में से कॉमन लिया तो आपके पास बच जाएगा कितना, 12x प्लस 5y, ये पूरा कॉमन हो गया एक ब्रैकेट, तो इसका बच जाएगा आपका 12x और प्लस 5y माइनस का 7 बच गया। अब यहाँ पे सेम वही काम करना है, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लो, केवल +2 कॉमन ले लो। ठीक है, तो अब देखिए क्या करोगे, अगला ब्रैकेट आपका यही वाला, ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे बचेगा, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, यहीं रख देता हूँ, बाद में इन दोनों को पूरा कॉमन उठा लेना। तो ये आपके पास आ जाएगा 12x प्लस 5y माइनस 7 एक ब्रैकेट में, अगले में आ जाएगा 12x प्लस 5y और +2। ठीक है, तो अब इसको तुलना कर लीजिए इस राइट वाले से, 12x प्लस 5y प्लस p है, यहाँ -7 है, तो p की वैल्यू आपकी -7 आ जाएगी और q की वैल्यू +2 आ जाएगी, q की वैल्यू +2 आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो p + 2 करोगे तो -5 आपका आंसर आ जाएगा। कहाँ है, लास्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। बताओ कितना आसान है, इस तरह से सॉल्यूशन किया जाता है। ठीक है, चलो और करवाते हैं थोड़ा बहुत आप लोगों को। देखो सॉल्यूशन आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा, मैंने देखा है कुछ लोग बहुत ही लीनियर वे में सॉल्व करवाते हैं। आप लोगों को लगता है कि आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन टाइम की वजह से, टाइम भी तो आप ही लोगों को मैनेज करना सीखना पड़ेगा। अगर इस तरह से आप सॉल्यूशन करना सीख जाते हैं तो आपका टाइम ऑटोमेटिक मैनेज होने लग जाएगा। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें सीखो आप लोग। ठीक है, देखो ये कितना आसान है, कह रहा है एक तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं के द्वारा परिच्छेद होती है। सीधा सीधा एक पैरेलल लाइन बनाओ, ये परिच्छेद होती है, करती है। इस प्रकार तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण इतना इतना है। इसका मतलब इन दोनों का सम 180 होगा, क्योंकि एक ही ओर बनने वाले 2 कोणों का योग आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं, ये पता है। तो कुछ मत करने जाओ, यहीं जोड़ लो ना, 3x प्लस 2x, 5x ये हो गया और 15 में से 20 में से 15 गया 5, तो 5x और -5, इसकी वैल्यू सीधा 180 आ गई। तो ये इधर गया 185, ये इधर आ गया, तो x की वैल्यू सीधा 185/5 आ गया आपका, आ गया ना, कितना 185/5 आ गया। इसको काट दो, 5 तिहाई 15, 5 सते 35, 37 डिग्री आ गया आपका x। अब आपसे पूछा क्या है, इतने की वैल्यू पूछा है, कितना 4 गुणा 37। ठीक है ना, 4 गुणा 37 प्लस 6। ठीक है, अब देखो इतना आ गया, इस पे भी मत सॉल्यूशन करो, 4 सते 28, लास्ट में 8 आया और प्लस 6, 8 6 14, लास्ट में 4 जिसका ऑप्शन होगा वही करेक्ट होगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 154 आंसर हो जाएगा। बताओ, ये सारे कैलकुलेशन सीखो आप लोग। इसमें सबको गुणा करने के लिए पहले 37 में 4 का गुणा करो, आप लोगों का टाइम यहीं तो चला जाता है। ठीक है ना, तो ये सारे ट्रिक्स और टिप्स एंड ट्रिक आप लोग सीखिए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं टाइम बचाना। यहाँ पे देखिए कैसे टाइम बचाया जाएगा। देखो ये क्या कह रहा था आपके सामने, मैं लिख देता हूँ, ये थोड़ा ब्लर लग रहा है मुझे। 6/7 है, अगला भिन्न कितना देर का, 5 दूनी 10 3 13, 13/5 है, अगला कितना है 3/8 है, अगला आपका कितना है 15 दूनी 30, 8 38, 38/15 है। ठीक है ना, अब इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित भिन्नों का सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्नों का योग बताना है। तो मैंने आप लोगों को सिखा रखा है क्रॉस मल्टीप्लाई करना सबसे बड़ी भिन्न पता करने के लिए। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो दिमाग में, 5 6 30, 13 सते 91, ये वाली भिन्न बड़ी हुई, इसमें और इसमें तुलना किया,
फिर इसका इसके साथ करो, 13 अट्ठे 104 और फिर 5 तिहाई 15, फिर से यही बड़ी हुई। फिर अब इसकी तुलना इसके साथ करो, 15 गुणे 13, ठीक है। तो ऐसा करो ना, 15, इस 13 को 15 मान के चलो, 15 15 ये 225, ठीक है। और ये है 5 और इसको 40 मान लो, 5 चौक 20, 200 और ये 225, अभी भी यही बड़ा है। तो सबसे बड़ी भिन्न आपकी 13/5 मिल गई, ठीक है ना। अब देखिए ये सबसे बड़ी हो गई। अब इसकी तुलना इस वाले से करो, सबसे छोटी ढूंढते हैं। तो 8 6 48, 7 तियां 21, तो अभी ये छोटी मिली इन तीनों में। अब इनका तुलना कर लो, सबसे छोटी पता चल जाएगी। 15 तियां 45 और 30 अट्ठे मतलब 40 मान के चलो, तो 40 अट्ठे 200 हो गया। ये 200 के आसपास जा रहा है, 15 तियां 45, अभी भी छोटा यही है। तो सबसे छोटा 3/8 मिल गया आपका, ठीक है। अब देखो क्या होगा, 8 5 40, तो सबसे पहले तो देखो डिनोमिनेटर में 40 आएगा, तो ये कट गया आपका आंसर, ये कट गया। केवल इसमें और इसमें से हो सकता है आंसर आपका, ठीक है ना। तो लघुत्तम आपका आ गया 40, ठीक है। अब 5 अट्ठे 40, तो 13 अट्ठे 104, ठीक है, प्लस 8 पचे 40, तो 3 पचे 15, तो 5 4 9 देख के आंसर कर दो। लास्ट में 9 यहाँ पे है, यहाँ पे कितना है 7 है, ये कट गया, ये आंसर हो गया। 2 सही 39/40। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अप्लाई करते हो अपने सॉल्यूशन में, तो आप बहुत जल्दी सॉल्यूशन कर पाएंगे, ठीक है ना। चलो इसमें टाइम बचवा के दिखाता हूँ। सारे क्वेश्चन आपके पेपर के हैं, आप ये उंगली नहीं उठा सकते कि सर आपने क्वेश्चन लेके आए और अपना दिमाग लगा रहे हो, ठीक है। तो सारे पेपर का करा रहा हूँ। देखो इसीलिए मैंने डिस्कशन करने के लिए थोड़ा टाइम लिया था कि आप लोग को देख लूँ कि क्या दिक्कत आ रही है। अगर आप लोगों के ये कमेंट्स नहीं आते कि टाइम की प्रॉब्लम है, तो मैं सबकी तरह मैं भी सॉल्यूशन कराता, ठीक है। लेकिन अभी मुझे समझ में आ गया कि पेपर लेंदी बनने लगे हैं, टाइम की बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो ये सारी टिप्स और ट्रिक आपको सिखा के जाऊँगा मैं। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, यदि इतने में जोड़ी जाने वाली x ऐसी न्यूनतम संख्या है जो उसे एक पूर्ण वर्ग बना देती है, तो इतने का मान बताओ। अरे भैया देखो 955 आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है। ये कह रहा है इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या कम से कम जोड़ा जाए। बताओ 900 के आसपास सबसे पहला पूर्ण वर्ग कितना मिलेगा। 900 अगर होता, 900 होता तो ये 30 का पूर्ण वर्ग होता, 3 त्रिक के 9 और 2 जीरो होता ना। इसका मतलब 30 से तो बड़ी संख्या आएगी। तो सिंपल सा समझ में आ जाना चाहिए कि 31 के आसपास या 32 के आसपास होगा। तो चेक कर लो 31 का, 31 गुणा 31 कर लो। तो अब इसका वर्ग करोगे तो ये आपका कितना आता है, 961 आ गया आपका। गुणा कर लीजिएगा इसको, 961 आ गया। अब देखो या तो इसको 3 9 के पास ले जाओ, कम से कम जोड़ना है ना। तो 55 में 6 जोड़ दो, 55 5 60 और 1 61, तो 6 जोड़ करके इसको 31 का पूर्ण वर्ग बनाया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी आ गई, x की वैल्यू आपकी निकल के आ गई कितनी, 6 आ गई। अब पूछा क्या, 6 3 18 2 20, बताओ कितना टाइम लगेगा इसका आंसर टिक करने में। आपको बहुत ही माइनर सा समय लगेगा, समझ गए। इस तरह से आप लोगों को यही होता था कि जादू ही, मतलब कोई जादू नहीं दिखाऊंगा मैं यहाँ पे। हाँ ये है, इन्हीं कैलकुलेशन को और फास्ट कैसे किया जा सकता है, सीधा आंसर पे कैसे अटैक किया जाता है, वो सिखा सकता हूँ आपको, ठीक है ना। और मैं ये वादा है, अगर आप लोगों ने सारी मैथ पढ़ ली, टीचिंग एग्जाम्स का कोई सा भी दे देना आप लोग, DSSB, KVS, NVS, सुपर टेट, यूपी के एग्जाम, CTET जितने भी आते हैं बिहार के, दे लेना। मैथ में इसी सारे ट्रिक से आप लोगों को सॉल्व करवा दूंगा मैं, ठीक है। अब देखो एक ये क्वेश्चन आपके सामने है, 1 और 500 के बीच में ऐसी कितनी प्राकृत संख्याएं हैं जो 3 5 7 से प्रत्येक से विभाज्य हैं। 3 5 7 प्रत्येक से विभाज्य ऐसी कितनी प्राकृत संख्याएं, ये आपसे पूछ रखा है, ठीक है। तो सबसे पहली बात देखिए, इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है, तो कोई भी संख्या है इनके एलसीएम से जो विभाज्य होगी वो सारी संख्याएं होंगी। तो 3 5 7 का एलसीएम कितना आएगा, 3 5 15, 7 105, 105 आ गया क्योंकि कुछ कॉमन था ही नहीं। अब दिमाग लगाओ, 1 से लेकर 500 के बीच में 105 से डिविजिबल कितनी संख्या पॉसिबल हो सकती है। 6 तो कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि भैया 105 पहली संख्या 100 से प्लस से शुरू होगी, चौथी संख्या जाते जाते 500 आप क्रॉस करने लग जाओगे। तो 6 नहीं हो सकती, 5 भी नहीं हो सकती। तो सीधा सीधा दिख रहा है केवल 4 ही नंबर पॉसिबल हैं इनके बीच में। क्यों, क्योंकि 105 लोग एक, दूसरा 210 हो जाएगा, तीसरा 315 के आसपास हो जाएगा, इस तरह से बढ़ता जाएगा ना। चौथा आपका कितना आ जाएगा, 315, फिर 105 जोड़ दो, 400 और 420 के आसपास आ जाएगा। अब 420 में 105 से फिर जोड़ोगे ना तो ये क्रॉस कर जाओगे आप, तो 4 ही नंबर मिले आपको। तो स्मार्ट बनिए, ऐसे आंसर मार्क करो, आगे बढ़ जाओ, समझ गए। चलो कोई दिक्कत नहीं है। और भी कराएं, देखो ये रहा। अब देखो इसको भी बहुत शॉर्ट वे में किया जा सकता था अगर आप लोगों ने दिमाग लगाया होता।
कह रहा है किसी त्रिभुज ABC की भुजा AB पर, देखिए ABC आपको हम एक बना देते हैं, ये रहा ABC। अब ये कह रहा है कि भुजा AB पर एक बिंदु स्थित D है, ये D रहा। इस प्रकार है कि CD कोण, इस प्रकार है कि CD कोण ACB का समद्विभाजक है। सॉरी, CD, ये CD लाइन को मिला दीजिए। ACD का समद्विभाजक मतलब ये और ये बराबर दो भागों में टूट रहे हैं, ठीक है, दो बराबर भागों में यहां से टूट रहे हैं, समद्विभाजक है। यदि कोण A 50 दे रखा है, ये आपको दे रखा है 50, कोण भी 70 दे रखा है, ये आपको 70 दे रखा है। आपसे पूछ रहा है कौन सा, ADC, ये वाला कोण आपसे पूछ रहा है। बहुत आसान हो गया, देखो कहीं पेन भी चलाने की जरूरत नहीं। ये 50, ये 70, तो ये पूरा C कितना आएगा बताओ, 7 5 12 120, ये हो गया। तीनों का सम 180 होना था, 120 में से 180 गया, ये 60 पूरा हो गया, तो ये 30 हो गया, इधर भी 30 हो गया। अब इस त्रिभुज में आ जाओ, इस वाले में ये निकाल लो बस, 50 30 80 ये हो गया, तो ये बचा हुआ 100 हो गया। बताओ कहाँ टाइम लगा, 100 आंसर करके निकल लो आगे, ठीक है, समझ गए। तो ये सारे देखो तरीके हैं करने के, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं। ये इसको मैं मानता हूँ कि इसमें थोड़ा सा टाइम चला जाता, आप लोगों को सबको जोड़ना था फिर घटाना था, इसका 5.5 आया था, सबको जोड़ लेना आप, ठीक है। ये देखिए सबको जोड़ोगे और 12 से भाग दोगे 30.5 आ जाएगा, इसमें से माइनस कर दोगे 25 को, तो ये 5.5 आंसर आ गया था, ठीक है। आगे आ जाओ, ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, इसको कैसे करते, यही कैलकुलेशन करो ना, ज़्यादा सुनो करवाता हूँ आप लोगों को कैलकुलेशन, रुक जाइए 1 सेकंड में थोड़ा सा पानी पी लूँ। रुक जाओ, देखिए ये कह रहा है एक व्यापारी 12 पंखा 24,000 रुपए में खरीदता है, वह प्रत्येक पंखे को उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, और यदि वह सभी पंखे को 10% की छूट देकर बेचता है तो कुल मिलाकर उसे कितना लाभ होगा रुपए में पूछ रखा है। अरे भैया देखो 12 पंखा 24,000 में, तो एक पंखा साफ साफ दिख रहा है, एक पंखा का मूल्य आ गया 2,000 रुपए का खरीदा था उसने, ठीक है ना, तो 2,000 रुपए का एक पंखा खरीदा था। लेकिन इसने क्या किया, इसको थोड़ा नीचे करते हैं, रुको, हाँ एक पंखा उसने खरीदा था 2,000 रुपए का, ठीक है। अब कह रहा है कि प्रत्येक पंखे को उसके क्रय मूल्य से 25% बढ़ा दिया, तो आप 25% करो, इसका बढ़ा करके लिख दो, 2,000 का 25% 500 रुपये आता है, कैसे करोगे बताओ। देखो 25% 100 का 1/4 होता है, तो 2,000 का 1/4 करोगे तो 500 आ जाएगा। अरे भैया 2,000 की नोट होती थी तो 500 की 4 नोटें होती थी ना, तो 1/4 500 हो गया, तो उसने लिखा कितना 2,500 रुपया लिखा, ये हो गया MP मार्क प्राइस हो गया। अब इस पे ये 10% छूट दे करके बेच रहा है। अब बताओ मैंने आपको सिखा रखा है 10% निकालने के लिए एक जीरो हटा दो, 250 रुपये वो छूट दे रहा है। 2,500 रुपये में से 250 रुपये हटा करके 2250 को उसने बेचा, 2250 का बेचा, लाभ कितने का हुआ, 2,000 की चीज 2250 का बेचा, 250 रुपये का लाभ कमाया। एक पंखे पे 250 रुपये का लाभ कमाया, तो ऐसे उसके पास कितने पंखे हैं, 12 पंखे हैं, तो 250 गुणा 12 कर दो, 12 0 0 12 25 60 0 6 12 2 24 6 30, सीधा सीधा 3,000 आंसर आ गया। बताओ कहाँ टाइम लग रहा है, कोई कैलकुलेशन है, समझ गए ना। चलो अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसको और आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, इसको मैं हटा देता हूं थोड़ा सा, ध्यान से देखिए। ये तो आप लोग और जल्दी कर पाओगे। देखो a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस इतने का होल स्क्वायर, इस पूरे को अगर a मानते इस पूरे को b मानते तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाती है, आपकी बन जाती ना। तो देखो पहले a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या कहती है, पहले इन दोनों को जोड़ो, फिर इन दोनों को घटा करके एक ब्रैकेट में लिखो, एक बार जोड़ करके लिखो, एक बार क्या करो घटा करके लिखो, ठीक है, यही तो रूल कहता है। तो चलो जोड़ करके लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ तो a प्लस बी प्लस सी, ये सबको जोड़ दो, फिर प्लस a माइनस बी माइनस सी, इधर क्या आ जाएगा आपका, फिर घटाना है आपको a माइनस बी, यहाँ पे माइनस है, a माइनस बी प्लस सी, इसमें से घटाओगे सबके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब जो कट रहे हैं उनको काट दो, तो यहाँ पे देखिए माइनस सी प्लस सी, एक कट गया, ये बाकी सब जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्वाइस, 2 कॉमन हो जाएगा, a माइनस बी आपका आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, a भी कट जाएगा, अपोजिट साइन b भी कट गया, अपोजिट साइन c 2 बार है, 2c हो गया आपका, ठीक है, ये 2c हो गया। अच्छा
अब देखिए ये a माइनस बी है, लेकिन नीचे देखो b माइनस ए है, ऊपर से माइनस अगर कॉमन ले लोगे तो ये भी b माइनस ए हो जाएगा, तो ये -2 बचेगा, ये इसको काट देगा, तो -2 का इसके साथ करोगे गुणा 2c के साथ, तो 2 दूनी 4 और माइनस लग जाएगा, -4c आपका आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना होता है ऐसे क्वेश्चनों के लिए, ठीक है। अब देखिए ये कितना आसान था, पाइथागोरस से था, सिंपल सा। कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार, 1/2 गुणे आधार, आधार मान लो 30 है, गुणे ऊंचाई नहीं पता h है, तो ये आपको दे रखा है 240, ठीक है ना। अब इसका परिमाप पूछ रखा है, तो हाइट पहले निकाल लो, तो इसको 2 से काटो 15 बार में, 15 से 240 16 बार में जाता है, क्योंकि 15 15 करोगे 225, अगला 15 जोड़ोगे 225 में 25 और जोड़ दोगे तो 40 के आसपास पहुंच जाता है, तो सीधा सीधा यहाँ से आपका निकल आता है 16। तो एक भुजा 30 हो गई, दूसरी 16 हो गई, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगली आपकी 34 आएगी। नहीं पता है थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो, इसका स्क्वायर करके जोड़ दो, 30 का स्क्वायर 900 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 16 का 256 आ जाएगा, दोनों को जोड़ोगे 9 2 11, 1156 आ गया, 1156 का रूट निकालोगे तो 34 आ जाएगा। रूट निकालना भी सिखा देता हूं, देखो लास्ट में 6 है, तो लास्ट में आपके आंसर के 4 आएगा या तो 6 आएगा, क्योंकि 6 चौके 6 इन्हीं के उसमें आता है, 4 चौके 16 इन्हीं के स्क्वायर में आता है, 4 चौके 16 या 6 चौके 36। अब यहाँ पे 11 बचा, 11 के पहले परफेक्ट स्क्वायर 9 होता है, 11 के बाद 16 होता है, तो 11 9 के ज़्यादा करीब है, तो सबसे छोटा वाला ले लो, तो 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, और सबसे छोटा इन दोनों में कौन है 4, ये ले लो 34। ये सब कुछ मैंने सिखा रखा है चैनल पे। 34 ये आ गया, इन सबको जोड़ दो फटाफट से, यही आंसर आ जाएगा, 80 निकल करके आंसर आ जाएगा। बताओ, इतना आसान क्वेश्चन था, ठीक है। ये भी एक लास्ट क्वेश्चन था, ये भी आप कर सकते थे, इसमें भी सब कुछ दे रखा था, ये देखो ट्रेपेजियम बन जाता है एक, ठीक है ना। अब आपका क्या क्या दे रखा है, बी सी डी ए बी सी डी ए दे रखा है, यहाँ सारी चीजें रखनी थी। ये 90 डिग्री ए और बी कोण दे ही रखा है, आप क्वेश्चन पढ़े होंगे तो, ठीक है। ये 17 दे रखा है, ये 40 दे रखा है, ये 48 दे रखा है, एक 40 दे रखा है। ये आपका उसने आपको सबको जोड़ करके 120 दे रखा है, परिमाप 120 दे रखा है, तो 40 40 80 88 और 17 और जोड़ दो, तो 88 2 आपका आ जाता है 90, 90 10 100 105 हो गया, 120 में से 105 गया 15, दोनों के बीच की ऊंचाई 115 हो गया। और आपसे क्षेत्रफल ही पूछा हुआ है इसने, तो क्षेत्रफल क्या होता है ट्रेपेजियम के, 1/2 गुणे समाप पैरेलल साइड, तो 48 और 40 जोड़ दो 88, गुणा बीच की दूरी 15, तो इसको जोड़ो 44 आ गया। अब सीधा सीधा 15 से 15 चौका 60, लास्ट में 60 देख करके आंसर कर दो, ये आपका आंसर हो गया 660 हो गया आंसर। तो देखिए ये सारी चीजें आपको सीखने की जरूरत है, और इन्हीं सारी चीजों के लिए मैंने पूरा बैच लेके आया हुआ है, आपका मैथ महापैक बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पे धीरे धीरे करके सिखा रहा हूं। आप लोग फॉलो कीजिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए। मैथ में आपको एकदम स्मार्ट बना दूंगा मैं, इतना तक वादा है आपसे, ठीक है ना। चलो तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, काफ़ी मैं थक गया हूं आप लोगों को सिखाने में, और प्लीज़ मैंने अपना काम कर दिया है और अपना काम कंटिन्यूअस कर रहा हूं। आप लोग भी अपने काम पे फोकस करिए, अपनी पढ़ाई कीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, और लाइक कमेंट करके बताओ क्या मज़ा आया सोल्यूशन देख करके, क्या ऐसा सोल्यूशन पहले देखा था क्या, सारी चीज़ें आप कमेंट करके बताओ, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और अपनी फैमिली का, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय, जय हिंद।